हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपी जैसे डच, पोर्टुगीज़ और ब्रिटिशर्स कैसे हमारे इंडिया में आए और क्यों सिर्फ ब्रिटिशर्स ही क्यों यहाँ पर राज कर पाए, क्यों रूल कर पाए और बाकी के जो अदर फॉरेनर्स आए थे, यूरोपी आए थे, वो क्यों यहाँ पर रह नहीं पाए। ऐसे कौन से रीज़न थे और क्या क्या कैसे क्या कौन कौन से बीच में इवेंट्स हुए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यूरोपियों का भारत में आगमन। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। अत्यंत प्राचीन काल से यूरोपीय देशों के साथ भारत का संबंध चला आ रहा है। प्राय 3 मार्गों से यूरोपीय देशों के साथ ये व्यापार होता था। ठीक है, तो भारत से जो व्यापार है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में जब अंग्रेज़ आए, पोर्टुगीज़ आए, तब ये ट्रेड स्टार्ट हुआ। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक, तो पहले कौन कौन से मार्ग यूज़ होते थे? तो बेसिकली 3 मार्ग जो रूट्स थे वो यूज़ होते थे। तो पहला था आपका उत्तरी मार्ग। उत्तरी मार्ग ये उत्तर से होता हुआ आता था। ये मार्ग अफ़गानिस्तान, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो हमारे उत्तर की तरफ है। अफ़गानिस्तान तथा मध्य एशिया से होता हुआ कैस्पियन सागर, काला सागर की ओर जाता था और कुस्तुनतुनिया जाकर समाप्त होता था। बीच में इसके कुस्तुनतुनिया भी पड़ जाता था। बाद में जहाँ पर अ, कहाँ गया? दूसरा है आपका मध्यम मार्ग, फ़ारस। मध्यम मार्ग फ़ारस तथा, जिसको अब हम ईरान भी बोलते हैं, फ़ारस तथा ईरान, सीरिया से होता हुआ भूमध्य सागर के तट पर लेवान तक पहुंचता था। ठीक, तो तीसरा आपका मार्ग था वो था दक्षिणी मार्ग। ये प्राय जल मार्ग था जो अरब सागर, फ़ारस की खाड़ी तथा लाल सागर से मिस्र होता हुआ भूमध्य सागर के तट पर स्थित सिकंदरिया तक जाता था। इसके आगे वेनिस अथवा जिनेवा के व्यापारी इस भारतीय माल को खरीदकर आगे यूरोपीय देशों में पहुंचाते थे। परंतु 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी के मध्य में भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच होने वाले व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हो गया। इस व्यवधान का कारण ओटोमान साम्राज्य की स्थापना थी, जो कि पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और पूर्वी दक्षिणी यूरोप के क्षेत्रों में स्थापित हो गया था। अतः ओटोमान शासक यूरोप के व्यापारियों को अपना साम्राज्य से होकर पूरब के देशों के साथ व्यापारिक सुविधा देने को तैयार नहीं थे। जब एम्पायर वहाँ पे कुस्तुनिया में आया, तो वो क्या करते थे, इनको व्यापार करने नहीं देते थे। तो अब क्या है, अभी व्यापार कर नहीं सकते। ठीक है, पैसा है नहीं तो क्या करेंगे, किसी तरह भी उनको व्यापार तो करना ही करना है, अपना पेट पालना ही पालना है। तो क्या करा इन लोगों ने, फिर नए रास्ते निकालना, ढूंढना शुरू कर दिया। इसी कारण पश्चिमी देशों को एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज निकालने की आवश्यकता महसूस हुई। नवीन मार्गों की खोज के कारण, अब क्या कारण है, क्यों इन्होंने स्टार्ट करा, वो हम डिस्कस करेंगे। नवीन मार्गों के खोज के निम्न कारण थे। पहला मार्ग था प्राचीन मार्गों का बंद हो जाना। जो पहले हम लोगों ने 3 मार्ग पढ़े हैं वो बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर कुस्तुन दुनिया पर जो ओटोमन अंपायर था, वो वहां पर ओटोमन्स वहां पर आ गए थे। तो मध्यकाल तक भारत से यूरोपीय व्यापार के तीनों मार्ग बंद हो चुके थे, जिसका प्रमुख कारण 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर एवं 1516 से 17 ईस्वी में मिस्र पर अरबों का अधिकार हो जाना था। परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोगों में किसी नए मार्ग की खोज निकालने की अभिलाषा जागृत हुई। यह आपका पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है आपका पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण पुनर्जागरण कारण 15वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों की मानसिक भावनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया था। लोग उत्साही हो गए, दूर दूर की यात्राएं करने एवं नए नए स्थानों की खोज करने की भावनाएं जागृत हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नवीन मार्गों की खोज हुई।
पुनर्जागरण जब उसको कहा जाता है जब यूरोप में नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, नई नई जगहों का पता चला रहा था, न्यू न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, मेडिकल डिस्कवरीज हो रही थी, तो इसी तरह से लोगों की जो जिज्ञासा थी वो भी बढ़ रही थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दुनिया के बारे में भी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते थे कि दुनिया क्या है, फ्लैट है, गोल है। तो ये सब पता करने के लिए दुनिया का पूरा सफ़र करना बहुत ज़रूरी था। तो ये भी एक कारण बना जिससे नए नए जलमार्ग का पता चला, क्योंकि जो नाविक थे ये पता करने के लिए जाते थे कि ये दुनिया का कोई छोर है नहीं, कोई अंत है या नहीं है, कोई किनारा है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए ज़ाहिर सी बात है उनको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारी दुनिया में पानी ही है अर्थ पे 70%। तो ज़ाहिर सी बात है उनको अगर पता लगाना है तो जल में तो पानी में ही उतरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण से उनकी जिज्ञासा में, उनकी क्यूरोसिटी में बढ़त हुई और जिससे वो नई नई यात्राओं पर निकले। तीसरा कारण है हमारा कुतुबनुमा का आविष्कार। कुतुबनुमा जैसे यंत्र से आविष्कार ने भी यूरोप ने के नाविकों को नए नए मार्गों की खोज करने के लिए उत्साहित किया। पहले क्या होता था, पहले नाविक समुद्र में उतरते थे, तो समुद्र में आप जैसे ही उतरेंगे तो आपको दिशा का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर रात में। ठीक, और दिन में भी दिक्कत होती है। तो पहले तो कंपास नहीं था, तो क्या हुआ, एक कंपास जैसा ही यंत्र की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था कुतुबनुमा, जिससे जो नाविक होते, जो सेलर्स थे, वो दिशा का पता लगा लेते थे। तो इससे क्या हुआ, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री यात्राएं कर सकते थे और समुद्री यात्राएं करके नए नए मार्गों का पता लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुतुबनुमा का भी कंट्रीब्यूशन दिखता है नए मार्गों का मिलने का। अब चौथा आपका रीज़न है वो है ईसाई धर्म के प्रचार। अनेक ईसाई धर्म प्रचारक भी अपने धर्म का नए देशों में प्रचार करने हेतु नए नए प्रदेशों की खोज करने का प्रयास करने लगे, जिसमें पुर्तगाल के धर्म प्रचारक प्रमुख थे। इस प्रकार धर्म प्रचारकों को उनकी धर्म प्रचार की भावना ने नए मार्गों की खोज करने के लिए उत्साहित किया। ठीक है, जो ईसाई थे वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। अब उनको प्रचार करना है तो जाहिर सी बात है वो अपना धर्म पूरे संसार में फैलाना चाहते थे। उनका मानना था जो हमारा धर्म है ये पूरी मानव जाति के लिए, तो हमें इसको पूरी मानव जाति तक पहुंचाना होगा। अब जो मानव जाति है वो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फैली है, तो जाहिर सी बात है उनको कोने कोने में जाकर अपने ये ईसाई धर्म को, कि उनकी अच्छी बातों को बताना ही होगा, जिससे अब उनको यात्राएं करनी होगी। ठीक, तो ये भी एक कारण था। नए समुद्री मार्ग की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट। भौगोलिक खोजों के माध्यम से व्यापारिक कार्य के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हुआ। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश की भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा इतिहास में इनके महत्वपूर्ण परिणाम उपस्थित हुए। जिन व्यक्तियों ने नवीन मार्गों की खोज में अपना प्रयास किया, ये प्रमुख निम्न थे। ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया वो ये थे। पहले थे आपके कोलंबस। कोलंबस स्पेन के निवासी थे, एक याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ के निवासी थे, स्पेन के थे। 1494 ईस्वी में कोलंबस स्पेन से भारत के लिए रवाना हुए, किंतु वह अमेरिका जा पहुंचा और उसने एक नई दुनिया की खोज की। वो निकले तो भारत की खोज थे, भारत का जो नया रास्ता निकालने के लिए, समुद्री रास्ता, मगर वो भारत तो नहीं पहुंचे, वो जा पहुंचे अमेरिकी महाद्वीप पर। ठीक, दूसरे आपके हैं हेनरी। हेनरी एक नौका चालक था। इस दिशा में सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रयास पुर्तगाल के शासक हेनरी का रहा है। ये पुर्तगाल के थे हेनरी, ज़्यादातर जो नाविक हैं वो पुर्तगाल से ही हैं। हेनरी अपने सामुद्रिक प्रयासों के कारण ही इतिहास में नौका चालक हेनरी, अब हेनरी द नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध है। उसने नाविकों की शिक्षा हेतु अनेक स्कूलों की स्थापना की। यद्यपि सन 1460 ईस्वी में अल्प आयु में ही उसका देहांत हो गया, लेकिन उसके द्वारा किए गए प्रोत्साहनों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए। तीसरे आपके नाविक थे बार्थोलोमियो डायस। बार्थोलोमियो डायस पुर्तगाल नाविक था, ये भी पुर्तगाल के थे। वह अनेक कठिनाइयों का सामना करता हुआ 1486
ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिण तट पर पहुंचा। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये अफ्रीका पहुंचे कब? 1486 में। उससे पहले वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा था, वहाँ पे पहले से ही जनजातियाँ रहती थी। मगर जो पहले फॉरेनर्स पहुंचे ये बार्थोलोमियो थे अपनी टीम के साथ। कब पहुंचे? 1486 में, के दक्षिण तट तक पहुंच गया। उसे वहां पर अनेक भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा, अतः उसने अफ्रीका के इस अंतरीप का नाम तूफानों का अंतरीप, केप ऑफ स्टॉर्म रखा। उसने यहाँ का स्थान का नाम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आते थे, तो इसका उसने नाम क्या रखा? अंतरीप, तूफानों का अंतरीप, द केप ऑफ स्टॉर्म रखा। इस खोज से भारत पहुंचने की आशा पूर्ण होती हुई प्रतीत होने लगी, अतः पुर्तगाल के शासक ने इसका नाम कुमारी आशा अंतरीप, द केप ऑफ गुड होप लिखा। फिर उसके बाद जो पुर्तगाल के राजा थे, इसका नाम बदलकर द केप ऑफ गुड होप रखा, क्योंकि अब उन्हें लगा था कि अफ्रीका तो मिल गया है, अब धीरे धीरे हमें भारत तक का जली मार्ग भी मिल जाएगा और फिर से हम अपना ट्रेड कर सकेंगे। तो केप ऑफ गुड होप इसका नाम रख दिया गया। आज भी इस स्थान का नाम यही है। अब आते हैं हमारे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक था, ये भी पुर्तगाल के थे। पिछले जितने भी हमने 2 नाविक पढ़े वो पुर्तगाल के थे, ये भी पुर्तगाली के ही है। वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक था। 12 वर्ष पश्चात अर्थात 498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत तक पहुंचने के नए समुद्री मार्ग को खोज निकाला। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। स्मिथ इस संबंध में लिखा है, ठीक है, स्मिथ हिस्टोरियन है, वो कहते हैं अमेरिका तथा भारत के नए मार्गों की खोज मानव जाति के इतिहास की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इनसे भविष्य में विश्व व्यापार की अपार वृद्धि हुई तथा अनेक सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उथल पुथल हुई। ये किसका कहना है? स्मिथ का कहना है। अमेरिका तथा भारत के नए मार्गों की खोज मानव जाति के इतिहास की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उनका मानना था जो अमेरिका की और भारत का जो न्यू सी रूट फाइंड हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। अब आते हैं सर डेनिस रोज। सर डेनिस रोज ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, मध्य काल में संभवतः किसी भी अन्य घटना का संचार पर इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत के इस जलमार्ग के खुल जाने का। ये उनका कहना था। अब भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय, अब कैसे कैसे, जब अब तो उनको रास्ता मिल गया, वास्को डी गामा को रास्ता मिल गया, अब वो कैसे 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 इन्होंने यहाँ पर अपना कदम जमाया, अपने पैर जमाए, वो हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम 20 मई 498 ईस्वी को वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के हिंदू राजा जमोरिन ने उसका हार्दिक स्वागत किया। जब पोर्टुगीज वहां पे पहुंचा तो वहां के जो कालीकट पे रहते हैं वहां के जो राजा थे जमोरिन ने उनका स्वागत किया, किंतु अरब व्यापारी ने उसका विरोध किया। इसके बाद वह स्वदेश लौट गया, लेकिन इस बीच एक अन्य व्यक्ति कैब्रेल ने, ठीक है, एक अन्य व्यक्ति कैब्रेल ने, जो कि पुर्तगाली जहाजी बेड़े का नेता था, कालीकट एवं कोचिन में एक कारखाने की स्थापना की। वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया। उसने कालीकट तथा कोचिन के अतिरिक्त कन्नौर में एक कारखाना स्थापित किया और इन कारखानों की किलेबंदी कर दी। देखिए पहली बार जब तो आया 1498 में, तो चला गया वास्को डी गामा, क्योंकि जो पहले से जो ट्रेड कर रहे थे अरब, उनको ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी विरोध जताया, जिसकी वजह से उसको जाना पड़ा। मगर फिर से कुछ तो वहाँ पे एक जो था उसने अपना कारखाना स्थापित कर लिया। फिर बाद में 1502 में फिर जो वास्को डी गामा था वो फिर से आया और उसने यहाँ पर अपने कारखाने स्थापित करना शुरू कर दिया। कन्नौर में एक कारखाना स्थापित किया और इन कारखानों की किलेबंदी कर दी, मतलब यहाँ पे अपने सैनिक लगा दी, क्योंकि जो अरब हैं वो अपनी सेना ना भेज सके, जिससे अरब व्यापारी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसी बीच अरब
अरब व्यापारियों के बहकावे में आकर जमूरिन कालीकट का राजा, जो कि कालीकट का राजा था, ने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोचिन के पुर्तगाली कमांडर ने जमूरिन को पराजित कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, वही जमोरिन जिसने पहले स्वागत किया था, अब क्या करा, जो अरबों ने उसे कहा कि ये आएंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या करो, इनसे तुम इनको किसी तरह से तुम बाहर खदेड़ दो। तो क्या हुआ, जमोरिन ने उसकी बात पर गौर करा, फिर क्या करा, उसने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मगर क्या हुआ, वहाँ के जो कमांडर्स थे, उनकी जो नाविक सेना थी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से इनको जमोरिन को हार का मुंह देखना पड़ा। पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोचिन के पुर्तगाली कमांडर ने जमोरिन को पराजित कर दिया। फलस्वरूप भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव असाधारण रूप से बढ़ने लगा। अब पुर्तगाली व्यापारियों ने कोचिन और कन्नौर के अतिरिक्त कालीकट में भी एक किलेबंदी कारखाने की स्थापना कर दी। तो पहले क्या था, पहले तो सिर्फ 2 ही ट्रक थे, अब तो क्या करा उन्होंने, वहां पर जो कालीकट के राजा थे अब उसको हरा दिया। अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने अ, हरा दिया तो उनकी धाक जम गई है। ठीक है, बहा कल कल के आए हुए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर उन्होंने एक अपने यहीं के रहने वाले राजा को हरा दिया। तो जो राजा थे वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए, और इसका ही फ़ायदा उठा के उन्होंने यहाँ पर एक और कारखाना डाल दिया। अब धीरे धीरे ये अपने भारत में अपना पैर जमा रहे हैं। 1505 ईस्वी के आते आते पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचे। फ्रांसिस्को अल्मीडा के प्रयास, ठीक है, यहाँ पर अब इस फ्रांसिस्को अल्मीडा के क्या प्रयास हुए वो हम पढ़ेंगे। पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मीडा था। ये याद रखिएगा, पुर्तगाली बस्तियों का पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को अल्मीडा था। उसने गवर्नर पद 1500 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक कार्य किया। पद पर कितने, लगभग 9 साल। उसकी नीति को इतिहास में ब्लू वाटर नीति कहा जाता है। वह हमेशा कहा करता था, हमें अपनी संपूर्ण शक्ति सागर पर लगा देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम सागर पर शक्तिशाली नहीं होंगे तो शीघ्र ही वह वस्तु हमारे विरुद्ध हो जाएगी। अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगाली ने अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की, जिससे पुर्तगाली व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। 1519 ईस्वी में उसने मिस्र की जल सेना को बुरी तरह पराजित किया। उसके समय में एशियाई सागरों पर पुर्तगाली सत्ता स्थापित हो गई। 1519 ईस्वी में मिस्र के साथ युद्ध में अपने पुत्र सहित वह मारा गया। ठीक है, अपने शासन काल में ही गवर्नर रहते हुए वह अपने पुत्र के साथ 1509 में मारा गया, और टोटल इसने कम से कम 9 साल यहाँ पर गवर्नर पद को धारण रखा। अब आते हैं यहाँ पर अलबुर्ग। अलबुकर्क भारत में अल्मीडा के बाद दूसरा पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनकर आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुर्ग ही था। एक महान सामान्य निर्माता होने के सभी गुण अलबुकर्क में विद्वान थे। 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके उसने गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को ही भारत स्थित पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। गोवा विजय के बाद उसने फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण द्वीप और मास पर अधिकार कर लिया और वहां पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। इसके बाद लाल सागर को बढ़ता हुआ सकोत्रा पर अपना अधिकार स्थापित कर वहां पर भी एक दुर्ग निर्मित किया। 1511 ईस्वी में उसने मनाया द्वीप के कोने में स्थित मलक्का पर अधिकार कर वहां पर भी शक्तिशाली दुर्ग बनवाया। उसी के शासनकाल में लंका की राजधानी कोलंबो में भी एक पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। अलबुकर्क विजेता के साथ साथ एक योग्य शासक भी था। उसने पुर्तगालियों की देखरेख में भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रयास किया। उसने भारतीयों को अनेक पदों पर नियुक्त किया। गोवा के मूल निवासियों के लिए अनेक विद्यालय स्थापित किए तथा सती प्रथा
सती प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया, लेकिन इन सब गुणों के अतिरिक्त उसमें कुछ दोष भी थे। मुसलमानों के साथ उसका व्यवहार अत्यंत ही कठोर एवं अपमानजनक था। इसके अतिरिक्त उसने अनेक अनेक भारतीयों को बलात् ईसाई बनाने का भी प्रयास किया, जिसके कारण वह भारतीयों में अपनी लोकप्रियता खो बैठा। अब 1515 ईस्वी में अलबुकर का देहांत हो गया है। ठीक है, 1515 ईस्वी में अलबुकर का देहांत हो गया। अलबुकर के बाद पुर्तगाली बस्तियों की स्थिति, अलबुकर के उत्तराधिकारियों ने उसकी नीति का अनुकरण करके पुर्तगालियों के पूर्वी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उन्होंने मलाया तथा मलाया के निकट मलक्का के द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप अब पुर्तगाली चीन तथा जापान के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाने लगे। कोलंबो में भी एक दुर्ग स्थापित किया। भारत के मालाबार तट, बसीन, दीयू, दमन आदि स्थानों पर भी अधिकार किया। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत के कोरोमंडल तट पर तथा सेंट थॉम, बंगाल में डुगली, अराकान, चटगांव आदि स्थानों पर भी अपने केंद्र स्थापित किए। अब धीरे धीरे इतने स्थानों पर इन्होंने जितना भी नीचे जो साउथ का पार्ट था उन्होंने इसको हथिया लिया था, वहां पर अपने कारखाने डाल दिए, क्योंकि वहीं पर वो आए थे और धीरे धीरे उस पार्ट को इन्होंने कब्जे में कर लिया। वहीं तक थे, दक्षिण की तरफ ये उत्तर की तरफ ये नहीं बढ़े थे। पुर्तगालियों के प्रभुत्व की समाप्ति के कारण अब उनके जो इतना सारा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, अब धीरे धीरे वो कैसे समाप्त होना स्टार्ट हुआ वो हम देखेंगे। काउस ऑफ डिक्लीन ऑफ द पोर्टुगीज पावर। यूरोपीय जातियों में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। दोषयुक्त अब क्या कारण थे? दोषयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था। भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। कर्मचारियों के वेतन अत्यंत कम थे, अतः चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पुर्तगाली अधिकारी खुलेआम रिश्वत लेने में हिचकिचाते नहीं थे, अतः इसी कारण वे जनता के हृदय में अपने शासन के प्रति वफादारी के भाव पैदा नहीं कर पाए। तो एक कारण ये हो गया, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे उनके अधिकारी। दूसरा, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का भी अनुसरण किया। उन्होंने ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया या फिर उन्हें बलात् ईसाई बनाने का प्रयास किया। 1540 ईस्वी में पुर्तगाली शासक के आदेश पर गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, अतः ऐसी धार्मिक असहिष्णुता की नीति से भारतीय जनता के हृदय में पुर्तगालियों के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो गए। अब आते हैं अलबुकर के निर्बल अधिकारी। अब देखिए, अलबुकर के तो इंटेंशन बहुत अच्छे थे, वो तो कल्याण करना चाहता था, मगर उसके जो अधिकारी थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इतने ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं थे। अलबुकर ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अपनी प्रशासनिक योग्यता से एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना भी की थी, परंतु उसके अधिकारी उसके समान योग्य नहीं थे, निर्बल एवं स्वार्थी थे। ऐसी स्थिति में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये कारण था, उसके जो अधिकारी थे वो उतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे जितना कि अलबुकर्क था। अब एक है आपका मुगल शक्ति का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल पावर। पुर्तगाली जब भारत आए उस समय मालाबार तट के नज़दीक कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। वहाँ पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनमें निरंतर संघर्ष होता रहता था। पुर्तगालियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया, जिससे भारत में शीघ्र ही पुर्तगाली बस्तियां स्थापित हो गईं। परंतु इसी दौरान भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकार में कर लिया और दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। अतः
अतः मुगलों द्वारा दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के कारण शीघ्र ही पुर्तगालियों की साम्राज्यवादी अभिलाषा समाप्त हो गई। सीमित साधन। धन और जन दोनों ही साधन पुर्तगाल अत्यंत सीमित थे। जो पुर्तगाल थे उनके पास जो साधन थे वो सीमित थे, ज़्यादा नहीं थे। उसी से बेचारे वो जोड़ तोड़ करके यहाँ पर अपने कारखाने बनाते थे, और कोई गवर्नमेंट का साथ भी नहीं था। उनकी जो राजा रानी थे वो इतना साथ भी नहीं देते थे जितना कि ब्रिटिशर्स देते थे। ये भी एक कारण रहा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर जमे रह पाए, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर पाए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया था, मगर फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। और ये भी कारण था, वहाँ पर बहुत गृह युद्ध भी चल रहा था फ्रांस में, जो कि एक कारण बना। तो अभी तो हम सीमित साधन ही पढ़ लें। इन सीमित साधनों के आधार पर पुर्तगाल के लिए भारत जैसे विशाल देश को अपने अधिकार में काफ़ी समय तक रखना संभव नहीं था। जब पुर्तगालियों का संबंध संपन्न मराठों, मुगलों तथा यूरोपीय जातियों से हुआ तो उन्होंने आपको पूर्ण रूप से असहाय पाया, क्योंकि जो मुगल थे, मराठा थे, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, उनके पास जो साधन थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। दूसरा आपका छठा जो कारण है वो ये है यूरोपीय प्रतिद्वंदी का आगमन। अब अदर जो दूसरे यूरोपियन थे वो भी धीरे धीरे वो आने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी धीरे धीरे यहाँ का जो समुद्री मार्ग था वो पता चल गया था। अंग्रेज़ों एवं डच जैसे प्रोटेस्टेंट जातियों एशियाई देशों की ओर बढ़ने से भारत में पुर्तगालियों के लिए अनेक समस्याएं पैदा हो गई। पुर्तगालियों की अपेक्षा डच एवं अंग्रेज़ दोनों ही जल एवं थल शक्ति में अधिक बढ़कर थे। डचों ने अम्बोयना, मलक्का तथा लंका पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इधर अंग्रेजों का अधिकार निरंतर दृढ़ होता गया, अतः भारत में अन्य यूरोपीय जातियों का आना पुर्तगाली शक्तियों के पतन का प्रमुख कारण बना। ब्राज़ील की खोज। कुछ समय पश्चात पुर्तगाली दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील की खोज कर ली, अतः अब उनका सारा ध्यान इस नई बस्ती की ओर चला गया। फलस्वरूप भारतीय बस्तियों की उन्होंने अवहेलना कर दी, जिससे भारत में उनकी स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। आठवां आपका कारण है मराठों का उत्थान। 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, अतः उनकी गतिविधियों से भी भारत स्थित पुर्तगाली शक्ति को बड़ा आघात पहुंचा। मराठों ने पुर्तगालियों से धाना, साल्कसेट, बसीन आदि बस्तियां छीन ली, अतः मराठे भी पुर्तगालियों के पतन का कारण बने। ये भी उनका एक कारण बना कि जिस वजह से वो अपने यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। अब स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार। पुर्तगाल पर स्पेन ने 1580 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे पुर्तगाल के हितों की अवहेलना होने लगी। स्पेन के शासक विलियम द्वितीय ने पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना उचित समझा। इसी कारण मतलब वो पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ जाना चाहते थे। ठीक है, वो भारत जैसे देश पर आकर अपना साम्राज्य नहीं फैलाना चाहते, तो इस मारे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम नहीं कर पाते, और उन्होंने अपनी जो पूरी पावर थी वो यहाँ पर नहीं झोंकी। इसी कारण जो पुर्तगालियों के पूर्वी साम्राज्य की पूर्ण उपेक्षा कर दी गई। उपयुक्त सभी तथ्यों के कारणों से पुर्तगालियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। भारत में डच शक्ति का उत्थान। अब डच भी आने लगे थे, तो वो भी उनसे भी युद्ध पुर्तगालियों के होने लगे थे। पूर्व के देशों के साथ हॉलैंड वासियों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सदियों से व्यापारिक संबंध स्थापित थे। धीरे धीरे वे भी पुर्तगालियों का अनुसरण कर भारतीय प्रदेशों की ओर बढ़ने लगे। पूर्व में डच शक्ति का उदय। हॉलैंड ने 1581 ईस्वी में स्पेन के स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, अतः हॉलैंड वासियों के हृदय में भी पुर्तगालियों के समान पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा हुई। डच स्वभावतः एक व्यापारिक जाति थी।
प्रारंभ में डच व्यापारी लिम्बन के बंदरगाह पर आने वाली एशियाई देशों के माल को अपनी जहाज़ों पर लादकर अन्य देशों को ले जाया करते थे, परंतु स्पेन के शासक 1580 ईस्वी में विलियम द्वितीय द्वारा पुर्तगाली व्यापार पर अधिकार कर लिया गया, जिससे पुर्तगालियों का लिस्बन बंदरगाह बंद हो गया। अतः डच व्यापारियों ने स्वयं पूर्वी सागरों की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने के कारण डच बहुत अच्छे नाविक थे। इसी कारण उन्हें जल मार्गों की सहायता से दूर तक जाने तथा नवीन उपनिवेशों स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। डच यात्री लिंचोटन के यात्रा संबंधी लेखों से हॉलैंड की जनता काफ़ी प्रभावित हुई तथा डच नाविकों को पूर्व की ओर जाने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। धीरे धीरे हॉलैंड में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 8 डच कंपनियां स्थापित हो गईं। 1602 ईस्वी में इन 8 कंपनियों का आपस में विलय कर दिया गया और एक यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ इस कंपनी को युद्ध तथा संधि करके अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने तथा वहां पर दुर्ग स्थापित करने की भी अनुमति दे दी गई। डचों एवं पुर्तगालियों के संघर्ष। अब क्या हो गया, धीरे धीरे अब डच भी आना चाहते हैं, पुर्तगाली भी आना चाहते हैं, वो भी अपना यहाँ पर अपने कारखाने स्थापित करना चाहते हैं और पुर्तगाली भी अपना यहाँ पर अब कारखाने स्थापित करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, दोनों में युद्ध होंगे। डचों के आने से पूर्व पुर्तगाली का पूर्व में समस्त व्यापार पर एक अधिकार था, अतः डच जाति पूर्व में पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करने के उपरांत ही सफल हो सकती थी। 1602 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों पर बेंटम में विजय प्राप्त की। धीरे धीरे मलक्का के प्रसिद्ध द्वीपों पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोइना से भी उन्हें खदेड़ दिया। शनि में धीरे धीरे पूर्वी द्वीप समूह पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 1619 ईस्वी में डचों ने जकर्ता पर अधिकार करके खंडहरों पर प्रसिद्ध राजधानी बटाविया की स्थापना की। इसके बाद डचों ने श्रीलंका, जावा, समुद्रा तथा मलाया प्रायद्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। डचों ने भारत में भी पुलिकट, सूरत, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटला, बालासोर, नागापट्टनम, कोचिन आदि स्थानों पर भी अपनी बस्तियां स्थापित की। डच तथा अंग्रेज। शुरू में डच तथा अंग्रेजों के संबंध काफ़ी मधुर थे, लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। ये संबंध कालांतर में इतने कटु हो गए थे कि 1623 ईस्वी में डचों ने पूर्वी द्वीप समूह से अंग्रेज़ों को भागने के लिए अम्बोइना में अनेक अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। ठीक है, पहले तो क्या थे, डच और जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो दोस्त थे, मगर क्योंकि बीच में अब भैया व्यापार आ गया, ठीक है, और व्यापार में कुछ देखा मित्रता इतना देखी नहीं जाती है, सत्ता में मित्रता नहीं देखी जाती। तो वही हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध होने लगे। ठीक है, तो मित्रता क्या हो गई, शत्रुता में बदल गई। यहाँ तक कि इन्होंने, जो डच थे, उन्होंने अनेक अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। अतः इस भीषण रक्तपात से डचों एवं अंग्रेजों के संबंधों में और कटुता आ गई। भारत में डच शक्ति का पतन। अब क्या हो गया, धीरे धीरे जो डच आए थे उनका भी पतन होने लगा। पहले पुर्तगाली है, फिर पुर्तगाली के बाद कौन आया, डच आए। अब फिर उन्होंने थोड़े बहुत अपने यहाँ पर कारखाने स्थापित करे, अपना भौकाल यहाँ पे दिखाया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब उनका भी धीरे धीरे डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे उनका पतन स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब उनका डिक्लिनेशन पढ़ते हैं, पतन देखते हैं। पूर्वी द्वीप समूह पर लगभग 3 शताब्दी तक डचों का अधिकार रहा। ठीक है, 3 शताब्दी मतलब 30 सालों तक।
परंतु अंग्रेजों ने भारत में डच प्रभुत्व को स्थिर होने नहीं दिया। भारत में डचों की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या थे देखते हैं। पहला है, अधिकारियों का वेतन बहुत ही कम था, जैसा कि पुर्तगालियों में था। डच अधिकारियों का वेतन बहुत कम था। वे अपने निजी व्यापार में ही अधिक रुचि लेते थे तथा कंपनी के हितों की उपेक्षा करते थे। अतः इस अव्यवस्था के कारण भारत में डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। डचों की असफलता का एक कारण ये था कि डच कंपनी राष्ट्रीय संस्था नेशनल कंसर्न्स थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह नहीं था। कालांतर में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसलों के द्वीपों को अधिक महत्व दिया। इन्हीं द्वीपों में डचों ने अधिक रुचि ली तथा भारत की अवहेलना कर दी। हॉलैंड के साधन इंग्लैंड के समान विस्तृत नहीं थे। इसका प्रमुख कारण ये था कि हॉलैंड पर्याप्त समय तक विदेशी सत्ता का गुलाम रहा था, जबकि सदैव ही स्वतंत्र रहा है। जबकि जो ब्रिटिश है वो हमेशा से स्वतंत्र रहा है, वो कभी किसी का गुलाम नहीं था। तो जाहिर बात है उसके ज़्यादा रिसोर्स होंगे, ज़्यादा सेना होगी, ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, तो वही ज़्यादातर तक यहाँ पर राज कर पाएंगे और इच्छा अनुसार अपने साधनों एवं शक्ति में वृद्धि करता रहा। यूरोप में हॉलैंड ने फ्रांसीसियों तथा अंग्रेज़ों से युद्ध करके अपनी स्थिति इतनी निर्बल कर ली थी कि उनके लिए पूर्व में सामान्य साम्राज्य संभालना अत्यंत कठिन था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के उपरांत कोई भी जाति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी। अब यहाँ पर अब डचों का डिक्लिनेशन हो गया, पतन हो चुका है। अब क्या होता है, अब होती है दोस्तों एंट्री ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स कैसे यहाँ पर आते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अंग्रेज भी अन्य यूरोपीय जातियों के समान पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे। भैया कौन पैसा नहीं कमाना चाहता। उस समय यहाँ पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब मुगल यहाँ पे राज करते थे तो उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को बहुत बढ़ा दिया था। ठीक है, सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारे देश की थी। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे कंट्री में आएंगे, उस समय भारत में आएंगे तो व्यापार करना चाहेंगे। तो यही इंग्लैंड भी करना चाहता था। उस समय जो इंग्लैंड के हालात थे वो बहुत गरीब थे। तरह तरह के प्लेग हुआ करते थे, भुखमरी थी, जुर्म था, क्राइम था। अब फिर यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अपने कदम डाले यहाँ पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर सत्ता में भी इंटरप्शन करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड की वह प्रथम यूरोपीय शक्ति थी जिसने 1582 ईस्वी में अंतरीप केप की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़कर सागर में पुर्तगाली अधिकारी को भंग किया। इस अभियान के अध्यक्ष एडवर्ड फैंटन थे। नाम याद रखिएगा, एडवर्ड फैंटन थे। पीईसी रॉबर्ट्स के अनुसार थॉमस स्टीफन प्रथम अंग्रेज था जिसे भारत वर्ष की भूमि पर बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कहना है आपके पीई रॉबर्ट्स के अनुसार। 1579 ईस्वी में वह गोवा स्थित जेसूत कॉलेज का प्राध्यक्ष रेक्टर नियुक्त हुआ। फिंच और न्यूवरी नामक दो अंग्रेज व्यापारी 1583 ईस्वी में लीड्स हीरे जवाहरात का विक्रेता तथा लीड्स जो कि हीरे जवाहरात का विक्रेता था तथा स्टोरी एक चित्रकार था, के साथ स्थल मार्ग से भारत के लिए इंग्लैंड से रवाना हुए थे। ओपेस पहुंचने पर पुर्तगालियों ने उन्हें गिरफ्तार करके गोवा भेज दिया। उस समय क्या था, जब ये आए इन दोनों, तो उस समय पुर्तगालियों का राज था। तो क्या हुआ, पुर्तगालियों ने पकड़ लिया और इन्हें क्या किया, गोवा की जेल में भेज दिया। कैद से मुक्त होने के बाद स्टोरी तो पादरी बन गया, मतलब जो चित्रकार था वो तो पादरी बन गया तथा न्यूवरी की मृत्यु हो गई। लीड्स मुगल सेना में चला गया, किंतु फिंच बंगाल, मलाया तथा श्रीलंका की सफल यात्रा करके 1590 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंच गया।
इंग्लैंड पहुंचकर फिंच ने भारत की विशाल संपत्ति, उसके गौरव तथा अन्य अनेक आकर्षणों का वर्णन किया। इससे अंग्रेज को पूर्व की ओर व्यापार करने की प्रेरणा मिली। वो जब वहाँ पे गया तो उन्होंने देखा कि राजा यहाँ पर इतनी शान शौकत से रहते हैं, बहुत पैसा है, और जो पुर्तगाली हैं वो भी यहाँ पर व्यापार करके खूब सारा पैसा कमा रहे हैं और दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं। और क्यों ना हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए और अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए। हम भी पुर्तगालियों की तरह अपार धन कमा सकते हैं। ये सब जाके उसने वहाँ पर बातें बताई होंगी। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे फ्रांस भी आने लगे। भारतीय व्यापार की जो प्रतिस्पर्धा यूरोप के प्रमुख देशों में हो रही थी, उसमें फ्रांसीसी सबसे पीछे आए। सबसे लास्ट में दोस्तों जो आए हैं वो फ्रांसीसी आए हैं। ये बहुत पूछने वाला है। जबकि 1611 ईस्वी में फ्रांसीसी की पहली कंपनी स्थापित हुई थी, जिसका एकमात्र मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था, परंतु कई कारणों से वह कंपनी सफल ना हो सकी। अंत में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत में सफल रहा। 1668 ईस्वी में इस अभियान दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टम नामक स्थान पर एक फैक्ट्री लगाई और फ्रांसिस मार्टिन को भारत में स्थित उन उपयुक्त 2 फ्रांसीसी बस्तियों का अध्यक्ष बना दिया गया। फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार। अब धीरे धीरे कैसे फ्रांसीसियों ने यहाँ पर बनाया। पहले आए आपके पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर डच के बाद आए आपके अंग्रेज के बाद अब यहाँ पर फ्रांसीसी आए हैं। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार फ्रांसिस मार्टिन ने पद संभालते ही आरंभ हो गया। फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने तंजौर के शासक मद्रास से लगभग 15 मील दक्षिण में स्थित एक स्थान प्राप्त किया और 1669 ईस्वी में वहां पर पांडिचेरी की स्थापना की, जो शोध भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बन गया। इस प्रकार फ्रांसिस मार्टिन भारत में फ्रांसीस बस्तियों का वास्तविक संस्थापक था। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल गवर्नर शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 1692 ईस्वी तक चंद्रनगर की प्रसिद्ध बस्ती की स्थापना की। और इसकी अनुमति किसने दी थी? मुगल गवर्नर शाइस्ता खां ने। उस समय यहाँ पर मुगलों का राज्य तो था ही। इसी समय डचों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब इनके बीच में युद्ध होना स्टार्ट हो गए। अतः 1693 ईस्वी में पांडिचेरी पर डचों ने अधिकार कर लिया। इस बस्ती पर 5 वर्ष तक डचों का अधिकार रहा तथा सन 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि हुई। ठीक है, किसकी हुई? रिजविक की संधि, द ट्रीटी ऑफ रिजविक के अनुसार पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गई। मार्टिन को पुनः इस बस्ती का गवर्नर बनाया और 1706 ईस्वी में मृत्यु तक मार्टिन ने पांडिचेरी को इतना समृद्धशाली बना दिया था कि कलकत्ता उससे काफ़ी पीछे रह गया। लगभग 14 वर्ष तक 1606 ईस्वी में 1720 ईस्वी तक फ्रांसीसी कंपनी भारत में अधिक सफल नहीं रह पाई। फ्रांसीसियों को सूरत तथा मछलीपट्टम में स्थित अपनी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। इसका मुख्य कारण फ्रांस की राजनीतिक अव्यवस्था थी। 1720 ईस्वी के पश्चात फ्रांसीसी कंपनियों ने पुनः प्रगति स्थापित की। 1720 ईस्वी से 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी ने नए गवर्नर लाइनर और ड्यूमस के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनियों ने विशेष उन्नति की।
इस काल में फ्रांसीसी कंपनियों ने मालाबार के तट पर, माही कोरोमंडल तट पर, कारिकल में अपनी बस्तियां स्थापित की। 1742 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना था, लेकिन 1742 ईस्वी के बाद फ्रांस कंपनी के उद्देश्य में परिवर्तन हो गया। वह अब साम्राज्यवादी बन गई, क्योंकि इसी वर्ष डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर आया और उसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति का खूब विस्तार किया। अतः इसी साम्राज्यवादी नीति के कारण फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों में संघर्ष होना आवश्यक हो गया था। अब धीरे धीरे अब फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होंगे और युद्ध होंगे, और दोनों में से जो सफल होगा वही भारत पर राज्य करेगा। यूरोपियों का भारत में आगमन। अंग्रेजी जल सेना द्वारा 1588 ईस्वी में स्पेन से के जहाजी बेड़ों को पराजित कर देने में रानी एलिजाबेथ का साहस बढ़ा तथा अंग्रेजी जनता में भी वीरता एवं साहस की भावना उत्पन्न हो गई। अतः सरकार की ओर से कुछ व्यापारियों को अंतरीप केप के रास्ते समुद्री यात्रा करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो हम देखेंगे। जब सरकारी आदेश मिल गया तो अनेक अंग्रेज नाविकों ने समुद्रिक यात्राएं की। 1591 ईस्वी से 1593 ईस्वी के बीच जेम्स लंकास्टर कुमारी अंतरीप द केप ऑफ गुड होप और पनामा पहुंचा। यहाँ पर पहले पुर्तगाली पहुंचे थे। 1596 ईस्वी में बेंजामिन वुड के अधीन जहाज़ों का एक बेड़ा पूर्व की ओर रवाना हुआ। 1599 ईस्वी में लंदन का एक व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया। पूर्व में 7 वर्ष तक निवास किया, लेकिन इंग्लैंड की व्यापारिक समृद्धि हेतु सबसे महत्वपूर्ण कदम दिसंबर 1600 ईस्वी को उठाया गया। उस स्मरणीय दिन एक सी व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उन्होंने इस कंपनी का नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट रखा। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भी इन व्यापारियों को अपना पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया और कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इंग्लैंड के इतिहास में इस कंपनी की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसी के प्रयासों के फलस्वरूप आगे चलकर भारत में विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसी की वजह से जो आप लंदन आज इतना हरा भरा एक डेवलप कंट्री देख पा रहे हैं, ये इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बदौलत आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ से पैसा लिया, लूटा आप भी कह सकते हैं, ठीक है, जोड़ तोड़ करा, ठीक है, सारी भेदभाव सारी नीति अपनाए और बहुत सारा धन इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा करा। यहाँ पे किसानों का शोषण भी किया, जुल्म भी करे यहाँ पर भारतीयों पर, और फिर जाकर वो अब इतना समृद्ध बनकर बैठा हुआ है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास। अब यहाँ पे कैसा, अब स्थापना तो हो गई है, ठीक है, अब उसका कैसा इन्होंने विकास करा, क्योंकि कंपनियां तो खुलती रहती बंद होती रहती हैं, मगर इसने इसको कैसे स्टेबल करा वो हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी। प्रारंभिक वर्षों में इस कंपनी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में अंग्रेज व्यापारियों ने जेम्स लंकास्टर तथा मिल्टन की अध्यक्षता में पहले 2 यात्राएं पूर्वी द्वीपों की ओर लेकिन डच लोग पहले ही वहां अपना अधिकार बनाए हुए थे, अतः अंग्रेजों को यहाँ सफलता नहीं मिली। अतः अंग्रेज व्यापारियों ने भारत की ओर अपना ध्यान कराया। विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में तीसरी व्यापार यात्रा ने सूरत में अपना डेरा डाल दिया। मुगल राज्यसभा में हॉकिंस को 1609 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया। सम्राट जहांगीर हॉकिंस से काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अभिनिया की एक स्त्री के साथ उसका विवाह कर दिया। हॉकिंस पर
बादशाह की कृपा दृष्टि देखकर पुर्तगाली काफ़ी अप्रसन्न हुए, अतः उन्होंने शाही दरबार के अमीरों को अपनी ओर मिलाकर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करने का षड्यंत्र रचा और सफल भी हो गए। अतः सम्राट जहांगीर ने अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार व्यापारिक सुविधा देना अस्वीकार कर दिया। अंत में हॉकिंस निराश होकर सूरत वापस आ गया और 1612 ईस्वी में इंग्लैंड वापस चला गया। अंग्रेज़ों का पुर्तगालियों से संघर्ष। हॉकिंस के इंग्लैंड वापस जाने से पूर्व ही कुछ अंग्रेज व्यापारी भारत आ चुके थे, अतः पुर्तगालियों ने उनका भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। 1611 ईस्वी में एक पुर्तगाली बेड़े ने सर हेनरी मिडलटन को ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश करने से रोका। 1612 ईस्वी में टॉमस वेस्ट सोली में कंपनी का जहाज लेकर उतरा। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पुर्तगालियों ने उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पुर्तगालियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब स्वेलो होल का युद्ध, द बेमले ऑफ स्वेली होल, भारतीय युद्धों में झड़ियार और साली के मुखों के समान ही भाग्य का निर्णायक संतान था। इसने अंग्रेज़ों को भारत में इस विजय से भारतीय व्यापारियों की नज़रों में अंग्रेज़ों के सम्मान, उनके लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। मुगल सम्राट जहांगीर ने एक आदेश द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी रूप से एक कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दे दी। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने 1613 ईस्वी में सर टॉमस रो को मुगल सम्राट का जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था और उसने मुगल दरबार में शीघ्र ही अपना स्थान बना लिया। उसने नूरजहों के भाई आसिफ खां जैसे प्रभावशाली दरबार से मित्रता कर ली। उसका वहाँ पे जो आसिफ खां थे, जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उनका डोमिनेंस था, उससे भी उनकी मित्रता कर ली। और इस मित्रता के बाद में शाहजहां से एक आदेश जारी कराकर अंग्रेज़ों के लिए सूरत, आगरा, अहमदाबाद तथा मड़ोद में कारखाने बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली। मुगल दरबार में राजदूत बनकर जाना भारत के अंतरिक्त प्रदेशों के कंपनी के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। इनके व्यक्तित्व के कारण कंपनियों के विकास अधिक सहायता प्राप्त हुई। 1619 ईस्वी में 1650 ईस्वी तक कंपनी का विकास, ठीक, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो विकास हुआ वो 1619 से 1650 ईस्वी तक हुआ। जो विकास हुआ, चलिए देखते हैं जल्दी से हम लोग। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक सर टॉमस रो के निशान के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारत में पूरे अपने पैर जमाने प्रारंभ कर दिए। 1611 ईस्वी में डचों को देखा देखी अंग्रेज़ों ने भी गोलकुंडा के प्रयाण बंदरगाह मछलीपट्टनम में अपना एक कारखाना खोल दिया। 1622 ईस्वी में पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में हराकर अंग्रेज़ों की शक्ति की धाक फारस की खाड़ी में फैल गई। अब क्या हुआ, मछलीपट्टनम से थोड़ा दक्षिण में स्थित अमरगांव नामक स्थान पर 1626 ईस्वी में उन्होंने कारखाने स्थापित किए और 1633 ईस्वी में अंग्रेज़ उड़ीसा में भी स्थापित हो गए और उन्होंने वहां पर हारेहपुर तथा बालासोर नामक स्थान पर अपने कारखाने स्थापित कर दिए। 1634 ईस्वी में अंग्रेज़ों को वहां सभी प्रकार के करों से मुक्ति मिल गई। ये फ़ायदा हुआ आसिफ खां की दोस्ती से। उनकी स्थिति डच इत्यादि प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा कहीं अधिक दृढ़ हो गई। इसी बीच लोगों को अनुभव हो गया था कि सुदूर पूर्व से के साथ व्यापार करने के लिए आवश्यक प्रदेशों से अधिक सस्ते दामों पर मिल सकता है। इसलिए 1639 ईस्वी में गांजालीपन के समीप एक किलेबंद कारखाना बनाने की अनुमति स्थानीय शासक से ली गई। यह शिलबंड कारखाना ही बाद में विकसित होकर सेंट जॉर्ज दुर्ग बना और 1651 ईस्वी में कोरमंडल तट पर अंग्रेज़ों
का प्रधान केंद्र बन गया। यही स्थान 1652 ईस्वी में पूर्व प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया। 1650 से 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली में एक बस्ती बनाई गई तथा देश के आंतरिक भागों में पटना और कासिम बाजार में कारखाने खोले गए। थोड़े ही समय में पूर्वी तट का व्यापार बड़ी तेजी से विकास करने लगा, क्योंकि कोरोमंडल तट के कपड़े तथा बंगाल की खांड और शोरा की भांग बहुत अधिक थी। मुगल दरबार में भी कंपनी की स्थिति में सुधार होने लगा। इस दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्जन डॉक्टर बाउटन ने जो मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया था, कंपनी की बहुत सेवा की। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्जन का भी योगदान सराहनीय रहा। 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक कंपनी का विकास। गृह सरकार से सहयोग तथा प्रोत्साहन। 1550 से 1700 ईस्वी तक के विकास गृह सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गृह सरकार पर्याप्त सहयोग एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध आरंभ हो जाने के कारण भारत में अंग्रेजी हितों को पर्याप्त आघात पहुंचा, किंतु क्रॉमवेल तथा चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में कंपनी को पर्याप्त राजकीय सहयोग प्राप्त हुआ। शासनकाल में कंपनी खूब चमकी। अब भारतीय व्यापार का उत्तरदायित्व कंपनी पर ही न रह गया, प्रयुक्त एवं राष्ट्रीय समस्या बन गया। क्रॉमवेल ने 1651 ईस्वी में नेविगेशन एक्ट द्वारा डचों के साथ लड़ाइयां लड़कर में पुर्तगाल के साथ संधि करके तथा 1657 ईस्वी में अधिकार पत्र चार्टर द्वारा कंपनी की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया। नेविगेशन एक्ट के द्वारा क्रॉमवेल ने ये नियम बनाया कि इंग्लैंड में बाहर से माल या तो जहाज़ों में ही आ सकता है या उन देशों के जहाज़ों में जहां उस माल का उत्पादन हुआ। इससे अंग्रेज़ों के जहाज़ी व्यवसाय को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। क्रॉमवेल की मृत्यु 1657 ईस्वी में हो गई। उसके बाद चार्ल्स ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना संरक्षण प्रदान किया। 1661 ईस्वी में 1685 ईस्वी तक के काल में उसने कंपनी को 5 अधिकार पत्र प्रदान किए, जिससे वह व्यापारिक संस्था से एक राजकीय शक्ति बन गई। अब कंपनी को सिक्के ढालने, दुर्ग बनाने, सेना रखने तथा संधि विग्रह जैसी राजसी अधिकार प्राप्त हो गए। कैथरीन ऑफ बेगिंजा के साथ चार्ल्स द्वितीय के विवाह फलस्वरूप उसे दहेज के रूप में मुंबई मिल गया था। अतः 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसे कंपनी को दे दिया। शीघ्र ही मुंबई सूरत से भी बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया, क्योंकि मराठों के आक्रमणों एवं लूटमार के कारण सूरत अधिक सुरक्षित स्थान नहीं रह गया था। अतः 1687 ईस्वी में राजधानी सूरत से हटाकर मुंबई लाई गई, क्योंकि सूरत पे क्या मराठों के आक्रमण हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन तथा मुगलों से संबंध। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन। अब कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पर व्यापार के साथ सत्ता में कैसे यहाँ पर कैसे दखलंदाजी देना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया, वो हम देखेंगे। ठीक है, और मुगलों से इनके संबंध कैसे होते गए। अब देखो, 17वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी की भारत में व्यापार करने की नीति में परिवर्तन होने लगा। अब एक शांतिपूर्ण व्यापारिक संस्था राज्य विस्तार द्वारा अपनी धाक जमाने के लिए उत्सुक एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इसका पहला कारण तो ये था कि मुगलों एवं मराठों के पारस्परिक संघर्षों से अंग्रेज ये समझ गए कि ये मुगलों द्वारा प्रदान सुरक्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकते। अतः कंपनी के विभिन्न अधिकारी अब कंपनी के डायरेक्टरों को लिखने लगे कि अब समय आ गया है कि अब आपको तलवार हाथ में लेकर व्यापार संभालना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या था, मुगलों
और मराठों के बीच में परस्पर युद्ध चला करता था, जिससे क्या होता था, मराठे क्या करते थे, आकर अंग्रेज़ की जो फैक्ट्रियाँ थी, उनके जो कारखाने थे, उनको भी आकर वो तहस-नहस कर देते, जिससे क्या होता था, यहाँ पर अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता था। तो उसका जो अ अ, क्या बोलते हैं, जो उनको नुकसान हुआ है, वो नुकसान भी मुग़ल नहीं भरते थे। तो उसको ये पता चल गया कि हमारी सा इससे तो हम यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाएँगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि अब हमें यहाँ पर अपनी सैनिकों को लाना पड़ेगा अस्त्र-शस्त्र के साथ, और वो हमारे यहाँ पे जो कारखाने हैं उनकी रक्षा करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इन लोग युद्ध करा करते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है और हमें अपनी फैक्ट्रियों की रक्षा के लिए सैनिक चाहिए। धीरे-धीरे संचालकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर इसका समर्थन किया। अब धीरे-धीरे जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था वो पास हो गया। कंपनी की नीति में परिवर्तन का दूसरा कारण सर जोशुआ चाइल्ड की महत्वाकांक्षी योजनाएँ थीं। सर जोशुआ चाइल्ड 1681 ईस्वी में कंपनी का गवर्नर हुआ और 1699 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर्यंत उसके साम्राज्य विस्तार के विचार कंपनी की नीति निर्धारित करने में सबसे अधिक प्रभाव डालते रहे। इस प्रकार की नीति का अनुकरण करने पर अंग्रेज़ों का मुगलों के साथ संघर्ष होना अनिवार्य था। सर जोशुओं का विचार था कि मुगल साम्राज्य प्राय समाप्त हो रहा है, अतः आत्मरक्षा का विस्तार दोनों ही दृष्टि से डचों को समाप्त कर आगे बढ़ना कंपनी के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। उसकी नीति थी कि भारतीय समुद्र तट पर अंग्रेज एक ऐसी शक्ति बन जाए जिसकी सब धाक माने और जो आक्रमणों का प्रतिरोध करने में समर्थ हो। इसके लिए कारखानों की किलेबंदी करना, नए दुर्ग बनाना और स्थायी सेना रखना आवश्यक था। विरोधी कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति तथा व्यापार से इंग्लैंड के अनेक व्यापारी उससे ईर्ष्या करने लगे। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में शानदार क्रांति के बाद सत्ता में बिग दल का अधिकार हो गया। इस दल ने हाउस ऑफ कॉमन से ये प्रस्ताव पारित करा दिया कि ईस्ट इंडिया से व्यापार करने का सभी इंग्लैंड वासियों को अधिकार है। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में शासक विलियम तृतीय ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के समाधान के लिए 1698 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को नीलाम कर दिया। एक नई कंपनी उसे 20 लाख पाउंड देने को तैयार हो गई, जबकि पुरानी कंपनी केवल 1 लाख पाउंड देने को तैयार थी। फलस्वरूप ब्रिटेन की सांसद ने पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार न्यू कंपनी को दे दिया, किंतु पुरानी कंपनी इतनी आसानी से विशेष अधिकारियों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। दोनों कंपनियों का विलय इंग्लैंड की सरकार ने नई कंपनी की 3 वर्ष के अंदर अपना कार्य पूरा करने के लिए कहा। इन 3 वर्षों में दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ होड़ लगाकर कार्य करने लगी। पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता से दोनों कंपनियों को हानि उठानी पड़ी। इसी बीच इंग्लैंड का स्पेन के साथ उसके एक अधिकार के युद्ध को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अतः 1702 ईस्वी में दोनों कंपनियों को संगठित होने के लिए बाध्य किया गया। 1708 से 1709 ईस्वी में अर्ल ऑफ गोल्डफीन की एक रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड की संसद ने एक एक्ट के द्वारा औपचारिक रूप से दोनों कंपनियों का आपस में विलय कर दिया। इस सम्मिलित कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास कैसे हुआ वो हम देखेंगे। इसका विकास लगभग 40 साल में हुआ। तभी इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1700 टू फ्रॉम 1740। सो द ग्रोथ ऑफ द यूनाइटेड ईस्ट कंपनी। दोनों कंपनियों के एकीकरण के उपरांत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तीव्र गति से प्रगति करना शुरू किया। 1767 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिससे अब यहाँ पे एक डेट हमें यही पड़ती है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिससे मुगल
साम्राज्य में अशांति एवं अराजकता फैल गई। अब यहाँ पर तो जो मेन शासक थे, जो यहाँ का बादशाह था, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर उनको बहुत अच्छा चांस मिल गया है अंग्रेज़ों की, यहाँ पर वो सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। अतः अंग्रेज़ों ने अशांति एवं अराजकतापूर्ण राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर अपनी शक्ति एवं साधनों में खूब वृद्धि की। मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास उनके व्यापार के मुख्य केंद्र बन गए। साथ ही इंग्लैंड में भी कंपनी के समर्थकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। 1711 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने कंपनी के व्यापार की अवधि 1763 ईस्वी तक तथा बाद में 1799 ईस्वी तक बढ़ा दी। राजदूत के रूप में सरमैन 1714 ईस्वी मुगल सम्राट के फरमानों का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था, परंतु उनको प्राप्त करने की प्रथा जारी थी। 1714 ईस्वी में मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास प्रेसिडेंसी ने मिलकर एक जॉन सरमैन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधित्व मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर हैमिल्टन ने सम्राट को असाध्य रोग से छुटकारा दिलाया था। मुगल सम्राट इससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 3 फरमान जारी किए, जो अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। ये फरमान हैदराबाद, गुजरात तथा बंगाल के प्रांत अध्यक्षों के नाम जारी किए गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की बस्तियां इन्हीं प्रांतीय में पड़ती थी। इन फरमानों के अनुसार कंपनी को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना किसी अन्य करों के व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कलकत्ता के पास भूमि किराए पर लेने का अधिकार मिल गया। हैदराबाद प्रांत में कंपनी को मद्रास के किराए को छोड़कर अन्य सब करों से छूट मिल गई। अब धीरे धीरे जितने भी वो कर देते थे यहाँ पर अंग्रेज़, उससे वो उनको छुटकारा मिल रहा है। अब वो पे नहीं कर रहे हैं। और मद्रास की सीमा आसपास के कुछ और गांवों को मिलाकर बढ़ा दी गई। सूरत के बंदरगाह को केवल 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी करों से मुक्त कर दिया गया। इसके साथ साथ कंपनी की टकसाल में ढले सिक्के समस्त साम्राज्य में मान्य ठहराए गए। कंपनी की शक्ति बढ़ती शुरू हो गई। सरमैन द्वारा प्राप्त की गई इन सुविधाओं से कंपनी की शक्ति और समृद्धि तत्काल बढ़ने लगी। इन फरमान से मिले हुए अधिकारों को कंपनी बहुत बुद्धिमानी से बढ़ाने लगी और बड़ी तत्परता से काम में लाने लगी। इतिहासकार ओमे ने इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। इतिहासकार सरकार एंड दत्त के अनुसार इस प्रतिनिधि मंडल से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता है। उसने कंपनी के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त की। इस तरह से यहाँ पर जो यूरोपी थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पर भारत में आए और अपनी यहाँ पर सत्ता स्थापित करी। तो सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए। कैसे आए? पूर्व दक्षिण से होते हुए आए हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके डच आए। डच के बाद आपके यहाँ पर अंग्रेज़ आए। फिर यहाँ पर फ्रांस आए। और सिर्फ यहाँ पर कौन अपनी सत्ता स्थापित कर सका? सिर्फ अंग्रेज़। तो ये था दोस्तों यहाँ पर यूरोपियों का भारत में आगमन। अच्छा, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।